रांची में घड़ी रात के करीब 12 बजा रही थी। दिन भर का राजनीतिक हंगामा लगभग खत्म हो ही चुका था। बीजेपी का झारखंड बंद बीत चुका था। विधानसभा का सत्र हंगामे के बीच समय से पहले समाप्त हो चुका था। सड़कें धीरे धीरे शांत हो रही थीं, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में रात अभी बाकी थी। यहां जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर आंदोलन कर रहे छात्र बैठे थे। कुछ छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे और तभी आधी रात के आसपास प्रशासन की बड़ी टीम स्टेडियम पहुंचती है। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एसपी पारस राणा, डीएसपी, एडीएम और दूसरे अधिकारी। इतनी रात में इतने सारे वरिष्ठ अधिकारी आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच क्यों पहुंचे? क्या प्रशासन छात्रों की तबीयत देखने आया था? क्या 10 अगस्त की हिंसा में शामिल संदिग्ध लोगों की पहचान करनी थी, या जैसा आंदोलनकारी छात्रों ने आरोप लगाया उन पर आंदोलन और भूख हड़ताल खत्म करने का दबाव बनाया जा रहा था? आज की कहानी में कोई अनुमान नहीं लगाएंगे। पहले समझते हैं कि पिछले 48 घंटे में रांची में ऐसा क्या हुआ कि आधी रात डीसी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को छात्रों के बीच जाना पड़ा। कहानी शुरू होती है 10 अगस्त से। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्र पहले से आंदोलन कर रहे थे। उनकी प्रमुख मांगों में निष्पक्ष जांच, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई और खास तौर पर सीबीआई जांच की मांग शामिल थी। 10 अगस्त को बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया था, लेकिन रास्ते में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ, बैरिकेडिंग हुई, पथराव के आरोप लगे। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, टीयर गैस छोड़ी गई, लाठीचार्ज की तस्वीरें भी सामने आई। रॉयटर्स भी उस दिन हजारों युवाओं के विधानसभा की मार्च और पुलिस कार्रवाई की रिपोर्ट की। लेकिन यहीं से एक ही घटना के 2 नैरेटिव बन गए। छात्रों और विपक्ष का आरोप था पुलिस ने बेरहमी से छात्रों को पीटा है। प्रशासन का कहना था भीड़ की ओर से पथराव हुआ और पुलिसकर्मी घायल हुए। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री के मुताबिक इस घटना में 14 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। यानी मामला अब केवल जेपीएससी की परीक्षा का नहीं था, अब सवाल था पुलिस बनाम छात्र। और फिर आया 11 अगस्त। बीजेपी ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में झारखंड बंद बुलाया। सुबह से रांची समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन शुरू हुए। कहीं सड़कें जाम हुई तो कहीं टायर जलाए गए। कहीं बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और रांची में एबीवीपी ने ओल्ड विधानसभा से न्यू विधानसभा की तरफ मार्च करने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोका। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। लाइव हिंदुस्तान ने यह संख्या 200 से ज्यादा बताई है। ध्यान रखिए, हिरासत और गिरफ्तारी एक चीज नहीं होती। इसी दौरान प्रभात खबर ने बरियातू में प्रदर्शन के दौरान थाना प्रभारी प्रकाश रजक की यूनिफॉर्म फाड़े जाने की घटना भी रिपोर्ट की। यानी रांची में तनाव सिर्फ एक जगह नहीं था और अब सड़क का हंगामा विधानसभा तक पहुंच गया। जेपीएससी, जेएसएससी, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई, बीजेपी का बंद, इन सब को लेकर विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। हंगामा इतना बढ़ा कि सदन को निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर छात्र आंदोलन को राजनीतिक रूप देने और सदन की कार्रवाई बाधित करने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ बीजेपी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह छात्रों के सवालों से भाग रही है और सीबीआई जांच नहीं कराना चाहती। इसी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच एक और बेहद गंभीर बयान आया मंत्री इरफान अंसारी से। उन्होंने बीजेपी विधायकों के मुख्यमंत्री आवास की ओर प्रदर्शन को मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित हत्या की साजिश तक बताया। यहां बहुत स्पष्ट रहना जरूरी है कि यह इरफान अंसारी का राजनीतिक आरोप है, किसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन या कोर्ट के स्थापित फाइंडिंग नहीं माना जा सकता। और अब वापस चलते हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। दिन भर रांची में राजनीति चलती रही, लेकिन छात्र वहीं बैठे रहे। उनका आंदोलन खत्म नहीं हुआ, भूख हड़ताल जारी रही और पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च भी निकाला गया। कहीं देखा गया कि छात्र वही पुलिस पदाधिकारियों को गुलाब देते, कहीं देखा गया कि छात्र अपने मुंह पर टेप लगाकर शांति प्रदर्शन करते हुए। और फिर आई रात करीब 12 बजे। स्टेडियम के बाहर प्रशासनिक गाड़ियां पहुंचती है। डीसी, पुलिस ऑफिसर्स, एसपी, डीएसपी, एडीएम
और दूसरे अधिकारी। इतनी रात में सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन को देखना स्वाभाविक रूप से सवाल उठा, आखिर हुआ क्या है। सोशल मीडिया पर खबर फैलने लगी कि प्रशासन छात्रों को उठाने आया है। कुछ जगह यह दावा भी चलने लगा कि छात्रों को हिरासत में लिया जाएगा, लेकिन रांची एसपी पारस राणा ने इस बात का खंडन किया। उनके मुताबिक पुलिस किसी छात्र को डिटेन करने नहीं गई थी। उनका कहना था कि 10 अगस्त के आंदोलन के दौरान स्टोन पेल्टिंग और हिंसा की घटनाएं हुई थी और कुछ ऐसे लोगों की पहचान की जानी थी जो संभवतः आंदोलनकारी छात्रों के बीच मौजूद थे। पुलिस का यह भी कहना था कि स्टूडेंट कोर कमेटी की तरफ से भी कुछ संदिग्ध या बाहरी लोगों की मौजूदगी को लेकर जानकारी दी गई थी। यानी पुलिस का वर्जन था, हम आंदोलन खत्म कराने नहीं, वेरिफिकेशन करने गए थे। लेकिन छात्रों का वर्जन अलग है। स्टूडेंट लीडर पीयूष कुमार ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की तरफ से आंदोलन और भूख हड़ताल वापस लेने के लिए प्रेशर बनाया गया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन की तरफ से फॉर्मली यह नहीं कहा गया कि स्टेडियम खाली कर दीजिए। यानी यहां फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। छात्र कह रहे हैं प्रेशर था, लेकिन यह नहीं कह रहे हैं कि कोई फॉर्मल एविक्शन ऑर्डर दिया गया था। और डीसी का वर्जन तीसरा है। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री के मुताबिक प्रशासन वहां छात्रों की हेल्थ और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखने गया था। उनका कहना था कि हंगर स्ट्राइक पर बैठे छात्रों से अपनी सेहत खराब नहीं करने की अपील की गई और जरूरत पड़ने पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 24 घंटे मदद उपलब्ध कराने की बात कही गई। अब पूरी तस्वीर देखिए, एक ही रात, एक ही जगह, लेकिन 3 इंटरप्रिटेशंस। स्टूडेंट कहते हैं आंदोलन खत्म करने का प्रेशर था, पुलिस कहती है संदिग्ध लोगों की पहचान और वेरिफिकेशन करना था, एडमिनिस्ट्रेशन कहता है हेल्थ और लॉ एंड ऑर्डर देखने गए थे। तो इनमें सच क्या है? फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई इंडिपेंडेंट जुडिशियल फाइंडिंग नहीं है जो इन तीनों वर्जन्स में से किसी एक को अंतिम सत्य घोषित कर दे। इसलिए हमारा काम है इन तीनों वर्जन्स आपके सामने वैसे ही रखना। लेकिन इस पूरी घटना में एक और बड़ा सवाल छिपा है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को वास्तव में केवल छात्रों के हेल्थ की चिंता थी, तो इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम को आधी रात जाने की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर पुलिस केवल सस्पिशियस लोगों की आइडेंटिफिकेशन करने गई थी, तो क्या उन संदिग्ध लोगों की कोई सूची थी? कितने लोगों की पहचान हुई? किसी को हिरासत में लिया गया? क्या किसी के खिलाफ एफआईआर हुई? और अगर स्टूडेंट कोर कमेटी ने आउटसाइडर्स की शिकायत की थी, तो वह शिकायत लिखित थी या मौखिक? ये वे सवाल हैं जिनके जवाब एडमिनिस्ट्रेशन को पब्लिक डोमेन में रखने चाहिए, क्योंकि मामला अब केवल प्रोटेस्ट का नहीं है, अब मामला ट्रस्ट का है। और इसी बीच जेपीएससी की दूसरी कहानी भी तेजी से आगे बढ़ रही है। फॉर्मर जेपीएससी चेयरमैन एल खैंगते गिरफ्तार हो चुके हैं। प्राइवेट एग्जामिनेशन एजेंसी से जुड़े लोग गिरफ्तार हुए हैं। जेपीएससी के अंदर के अधिकारियों की भूमिका जांच के दायरे में है। सीआईडी ओएमआर और रिजल्ट प्रोसेसिंग की चेन की जांच कर रही है और ईडी भी फाइनेंशियल एंगल से मामले में प्रवेश कर चुकी है। यानी एक तरफ एग्जामिनेशन की जांच, दूसरी तरफ स्टूडेंट्स का आंदोलन और तीसरी तरफ गवर्नमेंट बनाम ऑपोजिशन की राजनीति। इन तीनों के बीच आज झारखंड का एक सामान्य स्टूडेंट खड़ा है। वह न सीआईडी है, न बीजेपी, न जेएमएम, न पुलिस। उनका सवाल बहुत छोटा है, मेरी परीक्षा ईमानदारी से होगी या नहीं? और शायद यही सवाल इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाल में ही कह चुके हैं कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखाई भी देना चाहिए। आज इस मंच से विशेषकर नौजवानों को यह संदेश देना चाहता हूं, मैं भी कोई बूढ़ा नहीं हूं साथियों, मैं भी आप ही लोगों के लगभग का स्थिति में हूं। आपकी भावनाएं, आपकी चिंताएं हमारी चिंताएं हैं। आज संवैधानिक जगह पे बैठते हुए मैं आपको ये बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ पारदर्शिता के साथ न्याय होगा और न्याय होते हुए दिखाने का भी हम लोग काम करेंगे। तो अब यही कसौटी सरकार और प्रशासन दोनों के सामने है। अगर आधी रात की कार्रवाई केवल हेल्थ और वेरिफिकेशन के लिए थी, तो उसकी पूरी जानकारी सामने आनी चाहिए। अगर आउटसाइडर्स की पहचान हुई है, तो बताया जाना चाहिए कि वे कौन थे और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। और अगर छात्रों का आरोप सही है कि उन पर आंदोलन खत्म करने का प्रेशर बनाया गया, तो उसका भी जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना अपराध नहीं होता है। लेकिन आंदोलन की आड़ में हिंसा करना भी अधिकार नहीं है। और इन दोनों के बीच जो रेखा है,
उसी का नाम कानून है। और उस कानून को लागू करने वाली व्यवस्था पर भरोसा तभी बनेगा जब कार्रवाई केवल निष्पक्ष ना हो, निष्पक्ष दिखाई भी दे। फिलहाल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन जारी है, लेकिन जेपीएससी की असली कहानी अब सिर्फ स्टेडियम में नहीं लिखी जा रही। एक हिस्सा सीआईडी के पास है, एक हिस्सा ईडी के पास है और एक हिस्सा सरकार के पास, और बहुत बड़ा हिस्सा उन छात्रों के पास है जो अभी भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। और अगली कहानी में हम इसी दूसरे हिस्से को खोलेंगे। चेयरमैन गिरफ्तार हो चुके हैं, एजेंसी के लोग गिरफ्तार हैं, कैंडिडेट्स तक जांच पहुंच चुकी है। अब सवाल है सीआईडी की अगली कड़ी किस तक पहुंचेगी, और उससे भी बड़ा सवाल, क्या 14वीं जेपीएससी की जांच अब पुरानी जेपीएससी परीक्षाओं के दरवाजे भी खोलेगी। आप देख रहे हैं द स्पीकिंग झारखंड और मैं आपका होस्ट अमित मोदी। आप सारे दर्शकों का शुक्रिया।